बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कौमी असम्बली की कमेटी बराए खजाना में दुबई लीक्स की गूंज सुनाई दी। पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 3 सालों में दुबई के अंदर $7.25 अरब की जायदादें खरीदी हैं। असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, जिनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया। 2.5 अरब का दुबई में अपार्टमेंट खरीदने वालों के लिए दुबई का टिकट बिल्कुल फ्री है। दुबई में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अखबारात में अब इश्तिहार भी आने लगे हैं। दूसरी जानिब रियल स्टेट सेक्टर के सामने हुकूमत ने भी अपने घुटने टेक दिए। रियल स्टेट सेक्टर को काला धन सफेद करने के लिए कौमी असम्बली से एमनेस्टी मिल चुकी है। इस स्कीम के तहत रियल स्टेट सेक्टर में सिर्फ 3% एडवांस अदायगी जो टैक्स की होगी, उस पर खरबों का काला धन सफेद किया जा सकेगा। ये स्कीम आखिर है क्या और इसका फायदा किस तरह से हासिल होगा, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पैनामा की जो गूंज है वो खत्म होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। ऑपोजिशन और हुकूमती अराकीन सुप्रीम कोर्ट के बाद अब मीडिया में भी मैदान में जंग लड़ने के लिए आमने सामने आ चुके हैं। पैनामा किसी तरह भी शरीफ खानदान का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ की सख्त तनकीद के बाद नून लीगी रहनुमाओं ने भी अपने सवालात पीटीआई के सामने रख दिए हैं। इस पैनामा लीक्स का आखिर मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि डीजी रेडियो की जानिब से अपनी तैनाती के फौरन बाद ही उन्होंने अपने कोलीग्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। मेरिट की बजाय पसंद नापसंद की बुनियाद पर तबादले भी किए गए। इस्लामाबाद का बलोचिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। रेडियो पाकिस्तान कोयटा से डिप्टी कंट्रोलर प्रोग्रामिंग है, जिनकी पोस्ट को इस्लामाबाद ही मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ साबिक चेयरमैन नैदरा तारिक मलिक हैं, उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। इस ब्लॉक करने के पीछे असल वजह क्या है, ये भी हम क्लासेस साहब से जानेंगे। क्लास साहब आपसे शुरू करूंगी। दुबई लीक्स के हवाले से बारे हम बता चुके हैं। आज कौमी असम्बली की कमेटी बराए खजाना में एक बार फिर से इसकी गूंज सुनाई दी, लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी कि आखिर ये किस्सा क्या है। जायदादें अपार्टमेंट दुबई में परचेज करने हैं, इश्तेहारात पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये क्या चक्कर होता है? ये किस्सा तो हम कई दफ़ा अपने शोज़ में बता भी चुके हैं, नामों के साथ, टेलीफोन नंबर्स के साथ, उनके एड्रेसेस के साथ, वो सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ बता चुके हैं कि कितने पाकिस्तानीज़ हैं जो दुबई में जाके प्रॉपर्टीज़ वो ख़रीद रहे हैं। कतई कलामी के माफी में पहले अनाउंस कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे जी। क्लास हमने तो डॉक्यूमेंट्स के साथ सारा ज़ाहिर किया कि किस ने लंदन में प्रॉपर्टीज़ सारी दुबई में ख़रीदी हैं, नाम दिए, फ़ोटो दिए, और बड़े बड़े मुअज़्ज़िन के चेहरे सामने। बहुत सारे तो नाराज़ भी हो गए हमसे, हमारे कुछ अपने कोई करीबी जानने वाले भी थे उसमें। फिर सिफारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ। ये वो जायदादें थी जो किसी ने भी अपने टैक्स के रिटर्न्स में फाइल नहीं की थी, नाजायज। वो आप पाकिस्तान के लोगों को नहीं समझा सकते। जब वो किसी ने नहीं समझा, विलिंगनेस टू बिलीव होती है ना, एक विलिंगनेस नॉट टू बिलीव भी होती है। क्योंकि मोस्टली हमारे में से लोग, हम सारे जो हैं, ये हरकतें करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हम सारे करते हैं। लिहाजा जब किसी और की पॉइंट आउट होती है तो हमें ज़्यादा इतना हिट नहीं करती, क्योंकि दिन में 10 कोई इरेगुलरिटीज मैं खुद कर चुका होता हूँ। लिहाजा मैं उसकी जस्टिफिकेशन भी ढूंढ लेता हूँ कि ये बड़े पैमाने पे बड़ा आदमी था, इसने बड़ा काम कर लिया, तो खैर है, मैं छोटे पैमाने पे मैं भी यही काम कर रहा हूँ, घर में या बहर महल्ले में या दुकान में या ये बाजार में। हु इज़ हु जिसकी दुबई में जदाद नहीं थी वहाँ पे। अच्छा, हमें कहा जाता थी उन्होंने खरीद लिया तो फिर क्या। अब आम आदमी को नहीं समझा सकते कि हजूर ये पैसा कहाँ से आया। पाकिस्तान में अगर आपने कमाया है तो पाकिस्तान में आपने कोई टैक्स दिया है। मतलब हमारे जैसे सैलरीड क्लास है, हमारे तो टैक्सेस यहाँ कटते हैं और मुसलसल काट रहे हैं। उसका नुकसान क्या हो रहा है? ये वो पोटेंशियल लोग थे जिनसे टैक्स लिया जाना चाहिए था, आपने टैक्स नहीं लिया इनसे। आपने इंडायरेक्ट यहाँ टैक्सेशन बढ़ा दी, 2 रुपये आपने पेट्रोल बढ़ा दिया है, आपने 2 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। इन लोगों पर हाथ डालने के लिए आप तैयार नहीं। किसी एक को भी आपने नोटिस नहीं जारी किया। फाइल एक पेश की गई थी, हमारे जो सिक्योरिटी जार हैं, सीजर, मैं तो उनको सीजर समझता हूँ, चौधरी निसार अली खान साहब, वैसे उनकी कार्रवाइयाँ हर छोटे अफसर पे चढ़ जाएंगे। जैसे अभी तारक मलिक पे मैं आऊँगा, मैं उनको बताऊँगा कि नादरा के खिलाफ उन्होंने उनके साबिक चेयरमैन के खिलाफ, मसूफ को कैसे 1 साल बाद फिर गुस्सा आ गया है कि तारक मलिक के खिलाफ कोई और चीज़ मैं एक्ट करूँ। जहाँ पे हाथ डालने की ज़रूरत होती है, हाथ नहीं डाल सकते। मतलब उनके उस पर कई ऐसी चीज़ें हैं कि FIA ने मेहनत करके एक नाम ट्रेस करके, जो FBR का काम था, उन्होंने एक फाइल बनाई। फाइल बना के चौधरी निसार अली खान साहब को पेश की गई कि हजूर हम कार्रवाई करना चाहते हैं। चौधरी साहब ने नाम पढ़े, साथ ही ठोस बातें सुन लें चौधरी निसार अली खान साहब की, ऐसी दबांग बातें करेंगे कि बंदा बैठे बैठे डर जाए। वो एक्शन में 0/0 है चौधरी साहब। उन्होंने फाइल दबाई,
बड़े लोगों के लिए उन्होंने FIA को कार्रवाई से रोका और उसका नतीजा ये निकला है, जो आज असद उमर साहब ने भी वहां पे इसको टेकअप किया कि सारे शेयर हो गए हैं। जब आपके पाकिस्तान के इसमें जरदारी साहब की जायदादें वहां पे निकलेंगी, इसाक डार साहब के बच्चों के होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वहाँ पे दामाद की जायदादें होंगी, उसके बाद मतलब पॉलिटिशियंस की होंगी, ब्यूरोक्रेट्स की होंगी। इमरान खान ने तो उससे बड़ी बात की थी, जिन्होंने एक्शन लेना था इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया, हम तो नहीं लगा रहे। उन्होंने ये कहा था कि FBR के चेयरमैन साहब जो 25 करोड़ रुपया दुबई भेज रहे हैं, जिसकी अभी तक अगरचे उन्होंने 2-4 दफ़ा अपनी क्लैरिफिकेशन दी, डिनाइल किया है। तो जब ये लग रहा हो चेयरमैन आपके उस पर नैब पे मतलब 100 चीज़ें आना शुरू हो जाएं, मतलब FIA पे आना शुरू हो जाए, SCCP बेकार होकर बैठ जाए, स्टेट बैंक बेकार होकर बैठ जाए, तो फिर तो ये कुछ होगा जो आज उन्होंने किया है। बाकी असद उमर साहब से मेरा ख्याल है, असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी जी, आपने हमें ज्वाइन किया और सबसे बड़ी खुशी हमें यह है कि 2-4 लोग आप जैसे बचे हुए हैं जो इन इश्यूज़ को कौमी असम्बली में उठाते रहते हैं। वो कहते हैं नकार खाने में तूती की आवाज़ आप बने हुए हैं, बहरहाल बने रहें, इट्स ए गुड न्यूज़। कुछ ज़रा आप भी हमें बताएंगे जो आप प्रोसीडिंग हुई है वहाँ पे आपकी स्टैंडिंग कमेटी की, उसकी फाइनेंस की, ज़रा हमें इसी पे प्रॉपर्टीज़ पे इन पर ज़रा ब्रीफ कीजिएगा प्लीज़। ये इसका पस मंजर ये है, रऊफ के आज से कोई 8-10 महीने पहले हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गए थे और वहां पर मैंने ये सवाल रेज किया था और उनसे इंफॉर्मेशन मांगी थी कि पाकिस्तानियों का पैसा यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट बाहर हो रही है वो तकरीबन 6 महीने मुझे फॉलो अप करना पड़ा। आखिर में अगर आपको याद हो तो $7 अरब की उन्होंने बताया था बाहर इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन उसी जवाब के अंदर उन्होंने ये भी एडमिट किया था कि पाकिस्तानी इंडिविजुअल जो है, कंपनी तो जा सकती है स्टेट बैंक से अप्रूवल लेके, अगर $5 मिलियन से ज्यादा है तो ICC अप्रूवल लेके, लेकिन इंडिविजुअल पाकिस्तान के बाहर मुनाफे के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो ये स्टेट बैंक का रूल है। तो मैंने कहा साहब ये बताएंगे पाकिस्तान के अखबारों में इतने बड़े बड़े इश्तहार छपते हैं, ये आपको नजर नहीं आते हैं क्योंकि वो तो कानून तोड़ने की दावत दे रहे हैं पाकिस्तानियों को। तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल अब हमने एक्शन ले लिया, ये अब इश्तहार छपने बंद हो गए। तो आज सुबह मैंने देखा जी अखबार में फिर एक बड़ा सा इश्तहार छपा हुआ है। वो पैसे जाने तो बंद नहीं हुए थे, लेकिन कम से कम ओपन इन्विटेशन दी जा रही है पाकिस्तानियों को कानून तोड़ने के लिए। स्टेट बैंक को भी पता है, आपको जैसे आप कह रहे हैं कि टीवी पे जब नाम चल चुके हैं, तस्वीरें चल चुकी हैं, तो शक क्या रह गया है। तो सवाल फिर यही पूछा गया, फिर अगले मीटिंग के एजेंडा में डाला गया है जी गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुलाया जाएगा और उनसे सवाल पूछा जाएगा कि अगर स्टेट बैंक के रूल अलाउ ही नहीं करते इस इन्वेस्टमेंट को, तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ क्यों किए जा रहे हैं ये इश्तहारात निकलना। एक मेरी असद एक मेरी तजवीज़ है एज ए रिपोर्टर के तौर पर, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा एक्टिव हैं, चीज़ें समझते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से आए हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आप कंपैरेटिवली दूसरे MNA से बेहतर जल्दी पिक भी करते हैं, समझते भी हैं। जैसे मैंने इसमें दावा मैं कर रहा हूँ, अगर मेरी तरफ से एक एज ए रिपोर्टर क्लेम है कि FIA ने इस पर बहुत सारा काम किया था दुबई में, जिन लोगों ने नाजायज़ जायदादें बनाई हैं। आप उस पर एजेंडे पे ये FIA को और इंटीरियर मिनिस्ट्री को क्यों नहीं बुलाते कि जनाब आप हमें ज़रा अपडेट करें कि आपने जो कार्रवाई शुरू की थी वो किस लेवल पे जाके कहाँ रुक गई थी। उसकी तो फाइल मौजूद है, चौधरी निसार अली खान साहब दबा के बैठे हुए हैं, उन्हें क्या इनकार करें जो बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। आप उनको एजेंडे पे क्यों नहीं लाते सर FIA को? जबरदस्त तजवीज़ है। आज जो हमने बात की थी गवर्नर स्टेट बैंक की बात हुई, ये मैं कल ही सुबह जो है चेयरमैन हमारी कमेटी को जो है उनको रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि जी उस मीटिंग के अंदर FIA को भी बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपने जो तहकीकात की थी वो, और FIA कराची को मैं आपको जरा पूरा मैं स्पेसिफाई कर दूं, FIA कराची इस पे तहकीकात कर रही थी जिसपे चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, मौजूदा DG साहब जो हैं, जो MLA साहब जो हैं, इन्होंने कार्रवाई रोकी है, डंप किया है इन्होंने। वो तो आपको पता है, मुझे पता है कि नाम जहाँ पे नजर आने शुरू हुए होंगे तो उसके बाद वो कार्रवाई रुकनी थी। आज इसी तरीके से कायमा कमेटी की मीटिंग के अंदर मैं इंफॉर्मेशन मांग रहा था, एक SEC ने खत लिखा था चौधरी शुगर मिल के बारे में इंग्लैंड की अथॉरिटीज को कि जी यह मशकूक एक्टिविटीज हो रही है, हमें शक है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। उसकी इंफॉर्मेशन के मैं मांग रहा था दस्तावेजात, तो बाद में पता चला कि एक नून लीग MNA ने जोर जोर से नफी में सर हिलाया SEC को, तो उसके बाद वो रुक गए। उन्होंने कहा जी अच्छा हम लीगल चेक करके बताते हैं आपको। लेकिन आज जो एक अगर मौका दें, मुझे ज्यादा हर्ट क्यों किया कि ये जो इश्तहार आज मुझे नजर आया जी। आज फ्रंट पेज पे खबरें लगी हुई है दो। एक खबर ये लगी हुई है कि रियल एस्टेट में जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं उनको टैक्स इस्तफना एक नई स्कीम उनके लिए एमनेस्टी स्कीम नेशनल असेंबली ने पास कर दी है। और उसी कागज के ऊपर यह भी लिखा हुआ था कि वजीर आजम ने अप्रूवल दे दी है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाए। तो ये बराए रास्त लिंकेज जो है ये पाकिस्तानी अवाम को समझ नहीं आ रहा कि ये जो अमीर आदमी, जो ताकतवर आदमी कानून तोड़ के या जिसके लिए खास तौर पर कानून बनाए जाते हैं कि वो अपना पैसा छुपा सके, मुल्क के बाहर ले जा सके, वो इन अवाम की जेब से निकलता है।
ये बात अभी तक मेरे ख्याल में अवाम को समझ नहीं आई है। उनको लगता है ऐसे यार ये तो हुकूमत का पैसा है, चलो मेरी जेब से क्या गया। ये इन्हीं की जेब से, पाकिस्तान की अवाम की जेब से पैसा लिया जाता है। मैं असद, मेरा ख्याल है शायद वक्फे का वक्त आ गया है। मैं आपको मुख्तसरन ये एक आम आदमी के तौर पे एक बेबसी महसूस करते हैं कि सूरी तौर पे इस वक्त अदालत में पैनमा चल रहा है और बेसिकली जो कि मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है। तो आम तौर पे उम्मीद की जाती थी कि उसके बाद से कुछ अदारे इन सबको खींचा जाएगा, FIA को, FBR को, इवन स्टेट बैंक की रेगुलेशन बीच में आ जाती है। मगर यहाँ पे एक अजीब सी बेबसी नज़र आती है। उसके बाद फिर लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि जनाब पार्लियामेंट जो है ये क्या कर रही है। हमारे जैसे जमहूरियत पसंद लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है, आर्गूमेंट नहीं रहता कि जब आपकी सैलरी बढ़ाने की बात आती है वहाँ पार्लियामेंट आ जाती है। जहाँ आपको ये इंक्वायरी बिल जो बनाया है, जो कि बेसिकली इनको ही सूट करता है इक़्तिदार के मुक़्तदर तबके को, कि जनाब कोई ऐसी इंक्वायरी कराएं जिसके अंदर कोर्ट हो, वो भी बेसिकली कवर अप है या किसी किस्म की मराहत से रिलेटेड है, एकदम पास हो जाता है। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि 2 रुपए का जब पेट्रोल बढ़ाना होता है, जब आम आदमी के जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ पार्लियामान भी खामोश है, गवर्नमेंट तो है ही है। तो मैं उस पर आपका डिटेल जवाब चाह रहा था। बिल्कुल, अभी चाहते हैं या वक्फे के बाद लेंगे? असद साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे इसका जवाब भी हासिल करेंगे। जिस तरह से आपने अपनी गुफ्तगू में एमनेस्टी स्कीम के हवाले से बात की है, वापस आकर ये भी बात करेंगे कि ये स्कीम आखिर होती क्या है, इसका फायदा किसको किस तरीके से मिलता है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ बात हो रही है दुबई में बनाई जाने वाली जायदादों के हवाले से। असद उमर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आमिर साहब, आप एक दफा उनसे फिर से मैं असद अपना क्वेश्चन रिफ्रेश कर देता हूँ। बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें। एक ये कि ये जो एमनेस्टी स्कीमें आती हैं ये पिछले 30-40 साल से आती हैं और हर दफ़ा ये ब्लैक मनी को वाइटन किया जाता है और हमें ये वादा किया जाता है कि इस दफ़ा बड़ा कमाल हो जाएगा। ना तो टैक्स नेट बेस होती है, ना डॉक्यूमेंटेशन होती है, वहीं के वे रहते हैं और एक लोग तबका है जो पैसा बना देता है। दूसरा कि ये दुबई लीक्स करते रहते हैं, वो आती रहती हैं, उसके बावजूद जो है सबके सामने है। और वकास साहब का एक फेवरेट जुमला है कि होना कुछ भी नहीं है, कि हम इतने बेबस महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट ज़ाहिर है कुछ कर नहीं रही है, पीपल्स पार्टी पार्लियामान में कंप्रोमाइज्ड है और आप लोग वहाँ पे मौजूद ही नहीं हैं। हम अपना सर किन दीवारों में टक्कर मारे, क्या करें? अच्छा, दोनों चीजों का जी जवाब देते हैं। पहली बात तो जी एमनेस्टी स्कीम, जैसे आपने कहा कि बुनियादी तौर पे आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूं तो रियासत जो है वो टैक्स चोर को ये कहती है कि हुजूर मैं आपके सामने बेबस हूं, आप निडर बहादुर इंसान है कि आप दबल्ले से टैक्स की चोरी करते रहे, तो क्योंकि मैं आपके सामने बेबस हूं तो अब आप एक रहम करें हमारे ऊपर कि एक छोटी सा हिस्सा जो है जो आपने टैक्स चोरी किया उसको वापस दे दें, ताकि हम नहला दला के साफ करके आपको पारसा डिक्लेयर कर सकें। ये जब पैगाम आप किसी को देंगे तो वो आपको 2 रुपए भी आगे से क्यों देगा। इसलिए पिछली दफा जो पिछले साल टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी उस वक्त हमने डिटेल मंगाई फाइनेंस कमेटी में। पता चला जी पाकिस्तान की तारीख में 7 एमनेस्टी स्कीमें आई हैं, 7 स्कीमें फेल हो चुकी हैं अल्लाह के फजल से। तो क्या वजह है कि ये पार्लियामान पाकिस्तान की तारीख की पहली पार्लियामान बनी है जो तीसरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई है। जिस तरीके से मियां साहब और उनका खानदान ऑफशोर कंपनियों के बेताज बादशाह हैं, इस तरीके से उन्होंने ये भी नया रिकॉर्ड कायम कर दिया एमनेस्टी स्कीमों का। ये इसलिए लाई जाती है क्योंकि उनको भी पता है ये तारीख, जिस तरह आपको और मुझे पता है, उनको भी पता कि ये फेल होती है मजमूई तौर पे। इसका मतलब कोई वहां पे बैठा होता है जिसने ये काम करना है, उसने अपना पैसा वाइटन करना है, तो उसके लिए ये स्कीम लाई जाती है, क्योंकि इसमें तो कोई शक ही नहीं कि स्कीम ने फेल हो जाना है। अब आज हम दूसरे सवाल के ऊपर। आज ये चेयरमैन फाइनेंस कमेटी जो है उन्होंने कैसर शेख साहब ने हमसे यही सवाल पूछा, क्योंकि वहां पे भी बेबसी नजर आ रही थी। एक बांग्लादेश का स्कैम है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का पुराना जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो वो हमने कहा नैब को दे दें, नैब को दिया, 8 महीने नैब के पास है, नैब में भी कुछ नहीं हो रहा। तो यही वो बेबसी का इजहार कर रहे थे। तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि अगले कमेटी के एजेंडा पे ये रखा गया है कि लॉ डिवीजन से इनपुट ली जाए कि क्या कानून में इख्तियारात में कमी है कि अगर कोई इदारा काम नहीं कर रहा, अगर पार्लियामान को नजर आ रहा है या कमेटी को नजर आ रहा है कि कोई अपना फर्ज अंजाम नहीं दे रहा, जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने कहा था नैब को ये पैनामा लीक्स के केस में कि तुम सो रहे थे और तुमने अपना कानून खुद नहीं पढ़ा हुआ,
तो हमारे पास क्या इख्तियार है, और अगर नहीं है इख्तियार तो फिर कोई तब्दीली जो है उसको रेकमेंड किया जाए। क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा दिल की भड़ास आपने निकाली, मीटिंग में कह दिया, रात को मौका मिल गया, रऊफ क्लास आमिर मतीन के साथ कह दिया, लेकिन चोर तो फिर भी चोरी करता चला जा रहा है, वो चोरी तो नहीं रुक रही। तो बेबसी जो नज़ुम को नजर आ रही है वो हकीकत पर मबनी है और वो जायज है लोगों का गुस्सा। और आखिरी बात इसमें कि हम अभी तक जो हम जमहूरी लोग हैं ना, जो यकीन रखते हैं जमहूरियत के अंदर, हम जमहूरियत की पिछली जंग लड़ रहे हैं। जमहूरियत होनी चाहिए कि मार्शल लॉ होना चाहिए, यार वो जंग जमहूरियत ने जीत लिया, अल्लाह के फजल से जमहूरियत रहेगी। अब जंग ये है कि वो जमहूरियत अवाम का कब काम करेगी और वो चंद खानदानों के हाथ से कैसे निकलेगी, इस जंग को लड़ने की जरूरत है, जो माजरत के साथ आपकी मीडिया में भी बहुत ही कम लोग लड़ रहे हैं इसको। अच्छा असद, एक अगरचे ऑलवेज आई हेट टू आस्क दिस ये क्वेश्चन, लेकिन आपकी मैं बाज़ चीज़ों की आपको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, बाज़ पे हम आप पे तनकीद भी करते हैं, यू आर वेरी जनरस, अब माइंड नहीं करते हैं इन चीज़ों को। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ये सवाल से पहले थोड़ी तमीज़ बांधी है कि दो बड़े ये करीबी लोग हैं जिनके नाम उस दुबई लीक्स में हैं, जिनके वहाँ पे दुबई में प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि उन्हें डिक्लेयर नहीं की हुई और आपसे रिलेटेड हैं। मुनीर कमाल साहब आपके भाई हैं, अपने इमरान खान साहब हैं, उनकी दो बहनों के वहाँ पे न प्रॉपर्टीज़ हैं। आपका इस पे क्या अगर मौक़िफ़ होगा? आल तो आप इसको आपने खुल के बात की है, लेकिन इवन दन मैंने जानबूझ के पॉइंट आउट किया, इट्स ए टफ क्वेश्चन, एक फैमिली रिलेटेड है, एक पार्टी रिलेटेड है, लेकिन एक आम आदमी के जहन में तो सवाल आएगा कि इमरान खान की बहनों के भी दो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं और आपके भाई मुनीर कमाल साहब भी उसमें हैं। अगरचे आपका उनके ऑफ कोर्स के उनके ये कंडक्ट से या उनके वट एवर जो भी हैं उनसे कोई ज़ाती तौर पर ऐसा सच नहीं है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में ये चीज़ें जो हैं वो तो एक दूसरे से रिलेट होती हैं। अच्छा, मुझे इस सवाल का एग्जैक्टली पता नहीं था रूफ, लेकिन मैं जितना जो मुझे पता है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरी भाभी जो है वो IBM में काम करती हैं और वो दुबई में पोस्टेड है इस वक्त, तो उनकी तो अर्निंग भी वही है, रिहाइश भी वही है। लेकिन ये फ्लैट जो है ना सर, जिस वजह से हुआ, मेरी बात भी उनके नाम पे है और डिस्क्लोज नहीं किया, मैं समझ गया कमाल साहब के नाम पे है जी, मैं उनसे पूछ लूंगा। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि आपने मुझे ये बता दिया ना, अब ये इसके बावजूद असद उमर नहीं रुकेगा, वो फाइनेंस कमेटी में वैसे ही फॉलो करेगा। क्योंकि यार देखो, दो कानून नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि इसमें इमरान खान पकड़ा जाएगा। आज क्या हुआ फाइनेंस कमेटी के अंदर, मैंने आपको बात बताई कि जिस वक्त मैंने सवाल पूछा चौधरी शुगर मिल का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का, तो नून लीग वालों ने कहा नहीं नहीं ये तो सवाल, अच्छा ये तो सीक्रेसी होती है। जिस वक्त दुबई की बात की उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि दुबई में उनकी प्रॉपर्टी मियां साहब की नहीं है। आप आज अनाउंस कर दें मियां साहब की प्रॉपर्टी है, कल नून वाले बोलना शुरू करेंगे नहीं जी दुबई वालों का भी ना पूछो। तो ये इस बुनियाद पे नहीं हो सकता है कि मेरे खानदान, मेरे लीडर के रिश्तेदार वो किस कानून में पकड़े जाएंगे। सब पाकिस्तानियों के लिए एक कानून होगा तो फिर मुल्क तरक्की करेगा, वरना ये नहीं तरक्की कर सकता। बड़ा आपका इस पे बोल्ड स्टांस है, वही ये इतना आसान होता नहीं है जितना आपने खैर कह दिया। मेरे जैसा बंदा भी शायद ये बात कहने से पहले 10 दफा सोचता। जी असल में सोच रहा था आपका फ़ायदा उठाते हुए मैं गौर करता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की इनकी पिछली दो गवर्नमेंट्स के अंदर एक पैटर्न रहा है कि डॉलर जो है वो 7-8 रुपए की उसकी जो है ना डिवेल्युएशन होती है दोनों में। इस दफ़ा नहीं था हुआ, मगर अब ये पिछले चंद हफ्ते में एकदम से 108 और 9 पे जो है ना डॉलर चला गया है। तो ये क्योंकि लिंक्ड है सारा एमनेस्टी स्कीम, डॉलर और ये वाला, तो मुझे आप अपनी ज़रा इकोनॉमिक इस पे एक्सपर्टीज़ का ज़रा बताएं। देखिए, इस वक्त डॉलर के साथ हो ये रहा है कि जैसे आपको पता है पहले से पिछले साल से दबाव था, लेकिन इस साल जो है हमारा एक्सटर्नल अकाउंट जिसको कहते हैं, जिसके अंदर हमारी बरामदात हैं, ट्रेड अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारी रेमिटेंसेज है, हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तमाम जो है ना दबाव में आए हुए। रेमिटेंसेज पिछले साल से गिर गई हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले साल से गिर गई है और तिजारत का खसारा जो है वो बढ़ गया है। तो बैरूनी कर्जे हमारी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से रुपया प्रेशर में आया हुआ है। लेकिन रुपया अगर कंट्रोल करना चाहेगा ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके पास काफी लीवर मौजूद है, वो कंट्रोल भी कर लेगा। इस वक्त एक और इसका जो पहलू जिसके ऊपर काफी बात होनी शुरू हो गई है वो ये हो रही है कि एक्सपोर्ट्स में जो मुश्किलात आ रही हैं खासतौर पर टेक्सटाइल की, वो भी शायद इसलिए है कि रुपया इनहेरेंट अपनी जो उसकी कदर है उससे जरा ज्यादा रखा हुआ है स्टेट बैंक ने। मैं ज्यादा इसके ऊपर कहना नहीं चाहता क्योंकि वो स्पेकुलेशन होनी शुरू हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा मुतात ही रहना चाहता हूँ इसके ऊपर। मेरा ख्याल है एक लास्ट मेरा क्वेश्चन जो है नैब पे जो आज तनकीद की है, तलाल चौधरी साहब ने भी उस पर खासा वो नैब को उन्होंने रगड़ा है, आपका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है।
मेरा ये ख्याल है, मैं कोई एज जर्नलिस्ट के नेक्स्ट मीटिंग में FIA और नैब को आप एजेंडे पे रखें और उनको बुलाएं। ये सवालात मेरा ख्याल है उनसे बराह रास्त होने चाहिए, दुबई के हवाले से हूँ या नेशनल बैंक का जो फ्रॉड है उसके हवाले से हूँ। असद जी उसको नैब के तो हमने कहा था कि कम से कम रीजनल हेड जो उनके नॉर्थ के हैं उनको बुलाया जाए, अगर चेयरमैन को ना बुलाएं कम से कम इनको तो बुलाया जाए। और स्टेट बैंक का ऑलरेडी बोल दिया था, ये आपने अच्छा मशवरा दिया FIA का, और आपने कहा कराची के इन्वेस्टिगेशन है, इंशाल्लाह ताला उनको भी बुलाएंगे। चलें, बेहद शुक्रिया असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खूबसूरत बातें एमनेस्टी स्कीम के हवाले से और कानून के हवाले से की कि एक ही चीज के लिए दो कानून नहीं हो सकते, और एमनेस्टी स्कीम की खूबसूरत डेफिनेशन आपने ये की कि टैक्स चोर के सामने खुद को बेबस जाहिर करना है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ पैनमा के हंगामे की भी बात करेंगे कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पैनमा के हंगामे से मुतालिक बात करेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ज़फ़र अली शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लास ऑफ पैनमा की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन असद उमर साहब की जो बात थी उस हवाले से कोई आप कमेंट करना चाहेंगे? एक दो बातें मैं उस पर कहना चाहता हूँ। एक तो अभी आमिर साहब ने कहा है कि मेरा वो है कि मैं कहता हूँ होना कुछ भी नहीं है, मेरा नहीं है, ये न्यूयॉर्क के हमारे दोस्त हैं तबस्सुम भट्ट साहब। ये तबस्सुम भट्ट साहब जो है ना वो न्यूयॉर्क कॉपीराइट्स है, ये कॉपीराइट जो है तबस्सुम भट्ट साहब के न्यूयॉर्क से। वो हमेशा मुझे एक अपना मैसेज ना हर स्कैंडल के बाद जब भी बड़ा ब्रेक करता हूँ सिर्फ वन लाइनर आता है उनकी तरफ से कि रऊफ साहब होना कुछ भी नहीं। हमें भी लोग सोशल मीडिया पे बड़ा ताना देते रहते कुछ भी होना तो होना कुछ नहीं। ये उनके कॉपीराइट्स हैं। ये ना भट्ट साहब ने वहाँ न्यूयॉर्क आइलैंड पे हमारे खिलाफ कोई केस दायर किया है। दूसरी बात जो असद कह रहे थे वो अहम बात है। वो कह रहे थे कि ये तीनों जो स्कीम्स आई हैं नवाज शरीफ साहब की दौर में, 3 साल और 23 स्कीम, ये नाकाम हुई हैं। मैं नहीं एग्री करता उनसे। जिन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं वो एक सर्टेन एक उसका तबका होता है, ये उसके लिए आती होती है, ओवरऑल नहीं होती सबके लिए, उनके लिए कामयाब होती है। वो वाइटनिंग स्कीम आज FBR लेके आ जाए कि जी इसको आप वाइट कर लें, या वो आके आपकी प्रॉपर्टीज में करें। इसके पीछे बिग गन्स होते हैं, बिग स्टेक्स होते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे मल्टी प्रॉपर्टी टैकून्स बैठे होते हैं, इसके पीछे लेन देन होता है, माल पानी होता है। ऐसे ये कोई बच्चे जमूरे नहीं बैठे होते बैठे बैठे 2 स्कीमें फेल हो गए तीसरी शुरू करो। ये पैसा यहाँ से पहले जैसे आमिर कहते थे ना कि पहले यहाँ से कमा के इलीगल चैनल से कमा के माल पानी बना के बाहर भेजा जाता है, सही। फिर स्कीमें दी जाती हैं कि पैसा बाहर से लाएं तो इसको आकर मनी वाइट करें। ये प्रॉपर्टी वाइट करने के तरीके हैं, लिहाजा ये प्लीज ना कहें ये नाकाम हुई हैं। जिनके लिए लॉन्च की जाती है ना वो माशाल्लाह वो इसको पूरे तरीके से कामयाब भी बनाते हैं, फायदे भी उठाते हैं, अरबों खरबों सेव करते हैं। सो मैंने कहा कि असद उमर साहब अपने आप को थोड़ा सा इस पर करेक्ट कर लें कि ये कामयाब स्कीमें हैं, नाकाम नहीं है। सबके लिए नहीं, मखसूस सबके लिए। मेरा ख्याल है ज़फ़र अली शाह साहब से शाह साहब हम यहाँ पे पैनमा पे जो केस चल रहा है उसको डिस्कस करते रहे हैं, तो वो जो हमें लगता है हम चाह रहे हैं कि आपका बतौर वकील के आया हम इसको सही तरीके से देख रहे हैं, आपका इनपुट चाहिए कि ये लगता है कि ये थोड़ा सा नून लीग के लिए मुश्किल होती जा रही है जिस तरह केस की वो हैंडलिंग करते हैं, कि अभी ये बड़ा आसान होता जा रहा है कि अदालत जब खुद कह रही है कि अगर PTI के लॉयर्स ये साबित कर दें कि 2006 से पहले ये जो था इन लोगों की मलकियत थी मियां नवाज शरीफ के ख़ानदान की, और सबके सामने नज़र आ रहा है कि अल तौफीक केस के अंदर यही वाली जायदादें प्लेज करवा के कर्जे लिए गए, तो वो ये एक बच्चे को मेरे जैसे को भी बाहर से आउटसाइडर से बड़ा सिंपल केस लगता है। दूसरा तजादात जो बयानात का है जिस तरीके से आता रहा, और जो नई डॉक्यूमेंट्स दी जैसा कि दुबई के हवाले से दी, उसके अंदर जहाँ से पैसे उन्होंने बताए थे ले जाने हैं, तो वहाँ से पता चल रहा है वहाँ तो लॉस हुआ था, एक्चुअली वहाँ तो पैसे मजीद देने हैं। तो ये जो हमें लग रहा है, मैं चाह रहा था कि आपसे पूछता कि बतौर वकील आपको भी ये इतना सिंपल इसी सिमत में केस जाता नजर आ रहा है? मतीन साहब, पहले तो मैं ये याद कर लूँ इखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर कि जब केस और बिलखसूस एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री के पास सब जुडिस हो और जेर समात हो, तो उसके बारे में कोई इस किस्म की वर्डिक्ट या कोई ओपिनियन नहीं दे सकते कि चूंकि मैं खुद भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हूँ,
तो वो हम कोई ऐसी राय नहीं दे सकते मतलब है कि कोर्ट अब क्या करेगी, क्या करना चाहिए या किस कोर्ट का तो शाह साहब डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं केस मैं समझ गया हूँ, मैं आपकी बात भी समझ गया हूँ, आपकी बात में भी वजन है। केस ये दिन ब दिन जो है टिकलिश होता जा रहा है मतलब, ये अपनी जगह पर दुरुस्त है बात। और ये अभी 2-4 दिन 6 दिसंबर के बाद मजीद पता चलेगा जब इसकी गुत्थियां खुलेंगी। कुछ जो आप तारीखें बता रहे हैं कि उस तारीख से पहले की और कुछ उस तारीख के बाद की, तो कुछ इसकी शक्ल बनेगी, नजर आएगी, जिस पर कोई मायराना राय जो है होगा पता नहीं क्या, वो तो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। लेकिन उसके बाद थोड़ा कुछ आइडिया लगाया जा सकेगा कि ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठेगा। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर है जजेस साहबान की ऑब्जर्वेशन जो है वो होती है, वो अपने अंदाज से देते हैं। ये बात मैं कह सकता हूँ कम अज कम कि ये एक बेंच जिसको हेड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये सारे का सारा बेंच है, और वैसे तो सारे जजेस माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट भी होते हैं और ऑनेस्ट भी होते हैं। ये एक बड़ा जजा तुला हुआ बेंच है, यानी हर लिहाज से और कानूनी और आईनी लिहाज से और जो दीगर इस जो वाइट कॉलर क्राइम है उनके लिहाज से ये हर चीज को समझती है। ये अगर कोई कहे कि इस बेंच को हम कोई मिसलीड कर लेंगे, डाइवर्ट कर लेंगे, खराब कर लेंगे, इन्फ्लुएंस कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी खाम ख्याली होगी। सब कमीशन बनता नजर आ रहा है आपको कि बगैर उसके ही फैसला हो जाएगा? लगता ज्यादा चांस तो यही लगता है, क्योंकि ये जितनी डेटे पड़ चुकी है और जितना डेप्थ पे जा रहा है बेंच, तो लगता तो यही है कि मेरा ख्याल है कि शायद किसी कमीशन की कोई जरूरत नहीं होगी, ये यही बेंच जो है अपने तौर पर फैसला कर लेगा। शाह जी, 2 चीजें हैं सर मैंने आपसे पूछनी है जी। जब नवाज शरीफ साहब मुश्किल में होते हैं तो यूजुअली, अब माजी में भी मैंने देखा है, आपसे मशवरे जरूर होते थे। आपको जफर अली शाह केस कहलाता है जी, जफर अली शाह केस। आप उस वक्त अदालतों में भी जाते थे जब इनका माशरा लगा, जना मुशर्रफ के खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में भी गए। आपसे जब ये मौजूदा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कोई आपसे भी किसी लेवल पे उन्होंने कोशिश की कि आपसे कंसल्टेशन की जाए, या आपको इतना काबिल एतमाद अब नहीं समझा जाता कि ख़ानदानी कारोबार के जो सीक्रेट्स हैं, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैं, आपके साथ शेयर किए जाएं, और आप फिर आपका क्या भरोसा कल को फिर आप वो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड कौम को बताना शुरू कर दें? एक तो इसमें बताएं। दूसरा, आई एम सॉरी, साथ ही इतना बड़ा केस लड़ा जा रहा है, वजीर आज़म पाकिस्तान उनकी फैमिली ट्रायल पे है। बाबर रहमान साहब रात हमारे साथ थे, वो भी ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान इज ऑन ट्रायल, वजीर आज़म फैमिली ऑन ट्रायल। आप नजर नहीं आते, आप इसको फॉलो करने के लिए कोर्ट में नजर नहीं आते, क्या वजह है? बिल्कुल कोई नाराजगी है, या आपका ख्याल है कि ये केस इस काबिल नहीं है कि आप जैसा टॉप का वकील एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स वो अदालत में मौजूद होना चाहिए, स्टडी करे, रीड करे, बैठे? जस्ट ये मेरा एक अपनी तरफ से वो है। मैं कराचा साहब अर्ज करूं आपके पहले सवाल का हिस्सा। पहली बात तो ये है कि मैं स्ट्रेट अवे ये कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी कंसल्ट करने की या मुशावरत करने की कभी कोई जरूरत महसूस नहीं की। ये इसका क्यों नहीं की, ये उनको बेहतर पता होगा। तो आपको आप उस क्राइटेरिया पे नहीं उतरे ना पूरे, मेरा ख्याल है। बाहर के वकीलों को बताया जा सकता है फैमिली की सीक्रेट्स एक बातमाद पुराने दोस्त के साथ नहीं की जा सकती। बहरहाल ये तो मैं कमेंट्स इस पर क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जो उनका केस है या जो उनकी स्वाबदीद है या वो जिनको देखे ना, वो शायद हमारी नजर में वो जनाब जाहिद अहमद साहब को जो जनरल मुशर्रफ साहब के लॉ मिनिस्टर थे, वो इनके भी लॉ मिनिस्टर हैं। अब इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ कि उनके एतमाद का यानी पैमाना क्या है। अच्छा शाह जी, लास्टली ये कोर्ट में इतना बड़ा केस हो रहा है, आप हमें नजर नहीं आते, शाह जी क्या वजह है? नहीं, वो तो मैं बतौर तालब मैं साथ डेली जाता हूँ, साथ वाली किसी अदालत में केस होता है ये वो, लेकिन वो प्रोसीडिंग एंड उस कमरे में बैठ के शायद मैं नजर ना आता हूँ। लेकिन बात यह है कि वैसे मैं बतौर स्टूडेंट को कि मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूँ, मैं वॉच कर रहा हूँ कि ये केस किस तरह जा रहा है। ब्रेक लेनी होगी आमिर साहब, हमें ब्रेक लेनी होगी, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे सवाल का जवाब भी जानेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि तारिक मलिक साबिक चेयरमैन नादरा है, आखिर उनका ID कार्ड क्यों ब्लॉक किया गया, और इसके साथ साथ DG रेडियो ने अपनी तैनाती के साथ ही अपने कलीग्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां क्यों शुरू की हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। जफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, लास्टली आपको क्वेश्चन शाह साहब मुख्तसरन, आगे पीटीआई के हामिद खान पे एतराज़ात आए कि वो केस की हैंडलिंग ठीक नहीं कर रहे, अब दूसरी सिमत में केस जा रहा है, तो आपके ख्याल में नून लीग के लॉयर्स केस की हैंडलिंग ठीक कर रहे हैं? देखिए जी, जहां तक पहले तो आपने अहमद खान साहब की बात की, अहमद खान साहब भी एक बहुत अच्छा संजीदा और सीनियर वकील है, और वो भी अपने अंदाज में केस को, चूंकि हर वकील का अपना मैकेनिज्म होता है कि वो किस अंदाज से केस कंटेस्ट करता है, तो वो भी एक सही अंदाज से जा रहा था अपने तौर पे। और जहां तक इस दूसरी ग्रुप का तल्लुक है मियां नवाज शरीफ साहब के वकला का, नो डाउट वो भी बहुत अच्छे वकील है, हमारे कुलीग है, दोस्त है। अब ये तो नतीजा, अब अगर एक बात को पकड़ ले तो वो तो सिर्फ अब शेख साहब है, शेख इकराम साहब सीनियर वकील है, लेकिन अब जो अशर उस खत का या उस रुके का हो रहा है वो भी जनाब के सामने। शाह जी, जैसे लास्टली यस नो का सवाल का जवाब मैं लेना चाहता हूँ। जैसे बाज़ दफ़ा आप गवाह से पूछते हैं कि यस और नो, आपको वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इस केस के लिए वकील बनाते, आप बनते वकील, दिफा करते उनका सुप्रीम कोर्ट में जाके? नहीं, मैं वैसे तो मेरे कायदे हैं, अगर उनका, मेरी बात सुन ले, मैं हुक्म उनका होता तो वो तो मैं जरूर करता, लेकिन अदरवाइज मैं अपनी पार्टी के चूंकि मैं सियासी कारकुन भी हूँ, वकील भी हूँ, सियासी कारकुन भी हूँ, तो मैं अपनी पार्टी के या किसी पार्टी के लीडर के मुकदमात से अमूमन मैं अवॉइड करता हूँ। उसकी वजह वही है जो आपने अशर देखा जनाब अहमद खान साहब का, तो मैं इस किस्म के अशर को पहले प्रियम्प्ट करके मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। आपको हुकूमत के जवाब में, दिफा में कुछ जान नजर आती है शाह साहब? बड़ा वो ये वही है ना, ये हम खबरें देखते हैं बीमारियों की, कि एक बीमारी है वो कांगू वायरस, ये कांगू वायरस की तरह जो है वो चिपट की है ये अब इसको बड़े अकल से और बड़े हुनरमंदी से इससे जान छुड़ाई जाएगी, और अल्लाह करे कि मियां नवाज शरीफ साहब इस कीचड़ से और इस दलदल से बिल्कुल बेहद शुक्रिया आपका जफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आप दोनों जानिब से अकल और हुनरमंदी का मुजाहरा तो किया जा रहा है। 6 दिसंबर की प्रोसीडिंग में अब देखना होगा कि किस जानिब से कितनी अकल दिखाई जा रही है। क्लासेस अब हमारे पास आखिरी सेगमेंट है, चीजें निहायत अहम 2 हमारे पास है। एक तो ये कि ये जानना चाहेंगे कि तारिक मलिक साहब का शनाख्ती कार्ड क्यों ब्लॉक हुआ, और दूसरा ये कि रेडियो पाकिस्तान कोयटा की जो पोस्ट थी इस्लामाबाद मुंतकिल क्यों की गई है। बड़े दोनों अहम स्टोरीज हैं। एक आप देखें इस मुल्क में इंसाफ कैसे होते हैं। तारिक मलिक जिन्होंने जो हमारे शनाख्ती कार्ड का इंचार्ज, सबको शनाख्ती कार्ड इशू करने वाला, उसका अपना शनाख्ती कार्ड कैंसिल हो गया, अपना शनाख्ती कार्ड कैंसिल। अमेरिका से उनको भी शौक था, वो कहते हैं कुछ न कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का भी शौक सी, तो तारिक मलिक साहब को शौक चढ़ा कि मैं अमेरिका में अपनी नौकरियां छोड़ूं और पाकिस्तान को सर्व करूं, नई चीज़ें करें, मुल्क को अच्छा बने। इसमें कोई शक नहीं है कि नादरा ने बड़ा प्रोग्रेस किया, नादरा की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी हैं, लेकिन जब इसमें पॉलिटिकली उसमें चीज़ें डिसाइड करने का टाइम हुआ, जिस पे आके चढ़ के सारी की सारी हुकूमत के जनाब के जो हम चाहते हैं वही रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट में भेजें, तो तारिक मलिक वहाँ से इनके अनपॉपुलर होने शुरू हुए कि वोटों की गिनती हुई, ये धांधली हुई, ये आपकी कन्फर्मेशन नहीं हो रही। सो साहब चौधरी निसार अली खान साहब जैसा एक राजपूत, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई अफसर जो है उसकी मर्जी के अगेंस्ट काम करे। सो जो कुछ उन्होंने किया उनके साथ वो हम सबको पता है। उनके खिलाफ उन्होंने अगर मुकदमे करवाए, पर्चे करवाए, FIA जो उस दिन कह रही थी FIA के वो ना एमएलए साहब जो अपनी ईमानदारी से संभाले नहीं जाते, उस दिन वहाँ पे रो रहे थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, जी मैं तो जी पनामा में मेरा कोई तल्लुक नहीं है, हमारा कोई तल्लुक नहीं, हम तो किसी को नहीं पकड़ सकते, वहाँ नहीं पकड़ सकते। यहाँ पे ना तारिक मलिक के खिलाफ अभी तक इंक्वायरी और उनके खिलाफ पर्चे मुकदमे दर्ज करके चल रहे हैं कि जनाब आप अब उनको FIA ने अब्सकॉन्डर उनको डिक्लेयर कर दिया है कि अब आप इश्तिहारी हैं। तारिक मलिक जो हैं अब इश्तिहारी हैं, क्योंकि वो इश्तिहारी हैं लिहाजा उन्होंने कहा जी इनका शनाख्ती कार्ड जो वो भी ब्लॉक कर दिया जाए। जो वहाँ पे शेड्यूल 4 होता है कि 6 है सर, शेड्यूल 4 के आज ये जंग के अंदर इलेक्शन जो है ना वो जीत रहे हैं जीत गए सर। उनके साथ चौधरी साहब वहाँ मुलाकातें भी करते हैं, उनको उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉकेड की वो भी खोलते हैं, लेकिन तारिक मलिक ने एक गुस्ताखी कर दी थी। चौधरी निसार अली खान साहब वो गुस्ताखी भूलने को तैयार नहीं है, उन्होंने इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने FIA ने FIA जुर्रत करे, हमने ये कहा है ना कि जनाब के दुबई लीक्स में कौन कौन से बड़े थे, ये हो गए DG एमएलए साहब,
चौधरी निसार अली खान साहब ग्लैडिएटर्स हैं, बड़े ईमानदार अच्छे लोग हैं, जरा किसी एक को नोटिस करके दिखा दे एमएलएश। चौधरी निसार अली खान साहब वो फाइल तो निकालें अपनी दराज से जो सोने की चाबी में उन्होंने उनको लगाई हुई है, जहाँ से हमने निकलवा के ले आए हैं, तो जरा वो उनको कहें कि ये तो इंतकाम ले रहे हैं आप इनसे कि इन्होंने आपकी मर्जी के मुताबिक डांस नहीं फरमाया, वो होते ना डांसिंग टू द ट्यून्स। तो चौधरी निसार अली खान साहब कितने स्कैंडल पिछली हुकूमत के थे जो हमें इन्होंने सुनाए, एक में भी ये कार्रवाई करने की जरूरत नहीं कर सके, ये जरा जहन में रखिएगा। तो बस उसका लेकिन उन्होंने क्योंकि कहा था कि जनाब मैं कानून के मुताबिक चलूंगा, आपका खेल नहीं खोलूंगा, तो जनाब इसके बाद पहले उन पे एफआईए ने ना मुकदमे दर्ज करवाए, उन पे पर्चे हुए, उनको धमकियां दी गई, थ्रेट्स दी गई, पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर किया गया। लेकिन चौधरी साहब को दाद दें, ही नेवर फॉरगेट गेट्स, ही नेवर फॉरगिव्स। ये चौधरी साहब ने ये बात तय की है कि साल 1.5 साल बाद भी उन्होंने कहा नहीं जनाब तारिक मलिक को सजा देनी दें जनाब। ये तो एक कहानी है इस मुल्क के इंसाफ की, इसलिए जो बड़ा ओवरसीज को बड़ा चढ़ता है ना बाज दफा उनको एक मरोड़ पेट में कि हम पाकिस्तान में जाएं, कोई इस मुल्क की खिदमत करें, उठे ही रहो, नहीं तो एफआईए बैठी हुई है यहाँ पे जो यही काम करेगी जो तारिक मलिक। आप जो पेड़ में आके ना मरोड़ उठते हैं उनको संभालें, जरा दवाई शवाई लें, कुछ ठंडे रहें। इस मुल्क में इन लोगों को ईमानदार, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत नहीं है। हमें करप्ट इलीट को, ये करप्ट यहाँ पे आपको ये ब्यूरोक्रेसी सूट करती है जो इस वक्त इस मुल्क में चला रही है कि पनामा में 5 की एजेंसियां कहती हैं मेन रेगुलेटर्स, उन्होंने हमारा कोई काम नहीं, हमें बिल्कुल हमारे आप नजदीक ना आना। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग है, सो तारिक मलिक साहब को खैर जो सजा मिली है उनका तो मरोड़ ठीक हो गया है, बाकियों के लिए इतला है कि उधर ही रहें, मेहरबानी फरमाएं, वापस आने की ना सोचें। अब आते हैं जरा क्लास, अब हमारे पास 30 सेकंड रह गए। रेडियो पाकिस्तान का रोना मुक्सन। इतना सा बता दूं मैं, रेडियो पाकिस्तान पे जो नए डीजी साहब हैं, बड़ी इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये खुर्शीद मलिक साहब हैं, मुल्तान के हैं, उधर साइड के मैं बड़ा ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। आते उन्होंने 2 बड़े काम किए, बाकी हम डिटेल अगले हफ्ते देंगे इनकी। एक तो ये कि जो इनके अपने पुराने कुलीग्स हैं मुल्तान में, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई मसूफ ने शुरू की हैं। लेवल देखें, अल्लाह डीजी बनाते जिस तरह बने, वो भी कहानी अगले हफ्ते सुनाएंगे। अपने ही कुलीग्स के खिलाफ उनके ट्रांसफर उन्होंने वहां से उठाया है, उधर से उठा के दूसरे सूबे में भेजा है। मुल्तान के जो मौजूदा वो स्टेशन डायरेक्टर थे आसिफ खितरान, इनके कुलीग रहे हैं, उनको उठा के एबटाबाद भेजा है, वहां पे एक दूसरे सूबे में भेजा उन्होंने। और इससे बड़ा काम किया बलोचों के लिए, जरा बड़ी खुशखबरी कि बलोचिस्तान के लिए खुशखबरी है। हाँ, बड़ी खुशखबरी है जो वहाँ पर खुर्शीद मलिक साहब ने उनको दी है। और वैसे हर वक्त रोना रोते थे कि हम छोटे इलाकों के हम जो लोग हैं, हमारे साथ ज्यादतियां होती है। जब छोटे इलाके का बंदा बड़ी पोस्ट पे आता है वो क्या हरकतें करता है। मसूफ ने डिप्टी प्रोग्राम की, वहाँ पे पोस्ट पड़ी थी, खाली पड़ी थी, उस पर अपॉइंटमेंट करने के बजाय किसी बलोच या पश्तून को जो वहीं के हैं क्वेटा के, उन्होंने सीट ही ट्रांसफर कर दी इस्लामाबाद। सीट ट्रांसफर आगे रेटिंग्स नहीं है, आगे मीटर नहीं है, वहां पे टीवी से तो बलोचिस्तान बाहर है, आप रेडियो से भी बाहर। रेडियो से उन्होंने बैठ के उसको हमारे पास नोटिफिकेशन है, दिखा सकते हैं कि बलोचिस्तान की सीट, रेडियो की सीट वहां पे उनके डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम की थी जो थी, उठा के इस्लामाबाद आके यहाँ पे कोई नया कोई मेरे जैसा तबलची ड्रम बीटर एडजस्ट करना, भाई खुदा का खौफ करें। आप ये कैसे कर सकते हैं? सीट वहां पे ये क्वेटा के रेडियो के लिए उसको ट्रांसफर करके आप इस्लामाबाद कर रहे हैं। मतलब बलोच और पश्तून हम बात करें तो फिर कहेंगे इस मुल्क में आप बैठ के तफरकाबाजी कर रहे हैं, गिरो। बेसिकली दीज पीपल आर रिस्पांसिबल। साबित हुआ होना कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आएंगे तो इससे हवाले से मुताल्लिक आपको कंप्लीट डिटेल्स फराहम करेंगे। इसके साथ प्रोग्राम अपने काम पर पहुंचता, बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।